नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, जिसे हम नागरिक शास्त्र भी कहते हैं। तो उसका जो है हम आपको मॉडल पेपर 3 कराने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व में 1991 की घटना क्या थी? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन, बर्लिन की दीवार का तोड़ा जाना, शॉक थेरेपी नीति का प्रयोग या सोवियत संघ का विघटन। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोवियत संघ का विघटन। यानी कि 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व राजनीति में कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ? ब्रिटेन और जापान का, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी का, या संयुक्त सोवियत संघ का, या संयुक्त राज्य अमेरिका का, या फिर सोवियत संघ का या फ्रांस का। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है विश्व राजनीति में दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में सर्वप्रथम किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन ने, दक्षिण कोरिया ने, भारत ने, या जापान ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन ने जो है इनमें सर्वप्रथम जो है खुले द्वार की नीति अपनाई थी, जिसे हम ओपन डोर पॉलिसी भी बोलते हैं इंग्लिश में। अब हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है? भारत, पाकिस्तान, चीन, या श्रीलंका? तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो चीन जो है दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। वैसे है तो ये दक्षिण एशिया में ही, लेकिन ये जो है दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड सोशल फोरम का मुख्य कार्य क्या है? वैश्वीकरण का विरोध करना है, या वैश्वीकरण का समर्थन करना है, या फिर वैश्वीकरण का ना तो विरोध करना ना ही समर्थन करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैश्वीकरण का विरोध करना। यानी कि वर्ल्ड सोशल फोरम का मुख्य कार्य है वैश्वीकरण का विरोध करना। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? बीपी सिंह ने दिया था, चौधरी चरण सिंह ने दिया था, राजीव गांधी ने, या इंदिरा गांधी ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी ने जो है भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो निम्नलिखित में कौन नक्सलवादी आंदोलन का नेता था? यानी कि निम्नलिखित में कौन नक्सलवादी आंदोलन का नेता था? चारू मजूमदार थे, जयप्रकाश नारायण थे, या चंद्रशेखर थे, या माओवाद से तुंग थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, चारू मजूमदार जो है नक्सलवादी आंदोलन के नेता थे। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1951 में हुआ, 1952 में हुआ, 1956 में हुआ, या 1960 में हुआ? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1956 में जो है राष्ट्र पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, जिसके कारण जो है 14 राज्य जो है बनाए गए थे इंडिया में। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बीपी सिंह थे, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगला आता है इंदिरा गांधी थे, या चंद्रशेखर थे, या राजीव गांधी थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना? 1972 में, 1973 में, 1987 में, या 1980 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1987 में जो है गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य बना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गोवा स्वतंत्र कब हुआ था, तो गोवा जो है 1961 में स्वतंत्र हुआ था। लेकिन वो जो है भारतीय संघ का राज्य कब बना, तो वो 1987 में बना था। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे ये जो प्रश्न है जो किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अब आते हैं हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न, जिनका उत्तर जो है आपको लगभग 10 शब्दों में देना पड़ता है। तो हमारा इसमें है, सोवियत संघ के विघटन का कोई एक परिणाम लिखिए। तो हमारा आंसर है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया और दुनिया एक ध्रुवीय हो गई। तो ये जो है सोवियत संघ के विघटन का एक परिणाम है। तो एक बात आपको याद रखनी है कि कारण अलग होते हैं और परिणाम अलग होते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि ऐसा कोई एक कारण लिखिए जिसने पर्यावरण के मुद्दे को वैश्विक राजनीति की चिंता बना दिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औद्योगिकरण, कृषि और संसाधनों की खपत में नाटकीय वृद्धि के कारण पर्यावरण की समस्याएं वैश्विक राजनीति की प्रमुख चिंता बन गई। इसमें नाटकीय का मतलब है कि परमाणु बम वाली, यानी कि जो बम फेंके गए तो इसके कारण जो है
औद्योगिकरण में, कृषि में और संसाधनों की खपत में, यानी इसके कारण जो है क्या आया, पर्यावरण में जो है समस्याएं उत्पन्न हुई। यही जो है वैश्विक राजनीति की चिंता बनी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, वैश्वीकरण का कोई कारण लिखिए। तो वैश्वीकरण का हमें कारण बताना है, परिणाम अलग होता है, कारण अलग होता है। तो परिणाम है कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं लोगों के सोच में विश्वव्यापी जुड़ाव का बढ़ना महत्वपूर्ण कारण था। किसका? वैश्वीकरण का। अगला आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की उस एजेंसी का नाम लिखिए जिसका संबंध शिक्षा एवं संस्कृति से है। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे हम यूनेस्को बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है जिसका संबंध शिक्षा और संस्कृति से है। तो ये आपको याद रखना है कि यूनेस्को का संबंध जो है शिक्षा एवं संस्कृति से है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के दो स्थायी सदस्य देशों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें हमारा उत्तर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दो स्थायी सदस्य देश हैं, चीन एवं रूस। और आपका ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है और अमेरिका भी है, ये भी आपको याद रखना है। अब अगला आता है कि पूर्वोत्तर भारत की सीमा के साथ लगे हुए किन्हीं दो देशों के नाम लिखिए। तो पूर्वोत्तर भारत के साथ कौन कौन से देश लगे हुए हैं? तो पूर्वोत्तर भारत की सीमा से जो लगे हुए देश हैं, म्यांमार है आपका, और आपका भूटान भी पड़ता है, और बांग्लादेश भी है। लेकिन आपको जो दो ही नाम बताने हैं, तो आपको लिखना है म्यांमार, बांग्लादेश, और या आप भूटान भी लिख सकते हैं, एनीबॉडी। ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको दो नंबर जरूर देंगे। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि गठबंधन सरकार का क्या आशय है? गठबंधन सरकार का मतलब है, जब चुनाव के बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो कई राजनीतिक दल मिलकर एक सरकार बनाते हैं, उसी को जो है गठबंधन सरकार कहा जाता है, या ये जो हमारा गठबंधन सरकार से आशय है। अगला आता है, मणिपुर की मुख्य समस्या क्या है? तो मणिपुर की मुख्य समस्या जातीय संघर्ष है, जिसमें मणिपुर में मैतेई, कुकी और नागा जैसे तीन समुदाय के लोग रहते हैं, जो कि मणिपुर की मुख्य समस्या बने हुए हैं। यानी कि मणिपुर में जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो है जातीय संघर्ष का। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, ऐसी दो रियासतों के नाम लिखिए जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का डटकर विरोध किया। यानी कि ऐसी दो रियासतों के नाम बताने हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भी जो है भारत में विलय होने से मना कर दिया था। तो वो है, भारत में विलय का डटकर सामना करने वाली दो रियासतें हैं, हैदराबाद एवं जूनागढ़। तो ये भी आपको याद रखना है। तो हैदराबाद और जूनागढ़, अगर आप इनमें से कोई भूल जाते हैं तो आप उसे जम्मू कश्मीर लिख सकते हैं। वो भी जो है उसने भी जो है डटकर सामना किया था, वो भी जो है भारत में विलय होने से मना कर रहा था। अगला आता है कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को की गई थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हमारा आंसर है कि भारत ने साल 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन भी किया, यानी कि समर्थन किया। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन किया, यानी कि उसका भी समर्थन किया। और भारत सरकार पर्यावरण सम्मेलन में भाग लेती है और इन संधियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्रवाई भी करती है। भारत के मुताबिक ग्रीन हाउस गैसों के रिसाव की जिम्मेदारी विकसित देशों की है। भारत के मुताबिक विकासशील देशों की प्राथमिकता आर्थिक और सामाजिक विकास की है। बल्कि यानी कि भारत जो है ये मानता है कि विकास विकसित देशों ने जो है सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग की है, यानी कि उन्होंने जो है सबसे ज्यादा प्रदूषण किया है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा है। तो भारत मानता है कि विकसित देशों को जो है ग्रीन हाउस गैसों यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की जो है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और भारत मानता है कि जो विकासशील देश हैं, जैसे कि भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तो ऐसे देशों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए आर्थिक और सामाजिक विकास की। तो ये जो है भारत के जो पक्ष हैं पर्यावरण के मसले पर। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, साझी संपदा संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो ये प्रश्न जो है आपसे जरूर पूछा जाता है और ये पूछा भी जाएगा, तो आपको जो है इसका आंसर जरूर देना है। तो साझी संपदा, ये साझा नहीं बल्कि साझी संपदा संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। उदाहरण, चारागाह, मैदान, कुआं और नदी, ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि आदि। तो ये जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि साझी संपदा में आती हैं, यानी कि साझी संपदा पर जो है
किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। जैसे कि आपका कुआँ हो गया, आपके खेलने का ग्राउंड हो गया, मैदान हो गया। अगर आप जो है उसका निजी नहीं है, आप उसे नहीं बनवाते हैं, कोई और बनवाता है, तो वो जो है आपका नहीं माना जाएगा, बल्कि उसमें जो है कोई भी आ सकता है। तो वो जो क्या है, वो एक जो है वैश्विक संपत्ति है या समुदाय की पूरे की संपत्ति है। और ग्राम पंचायत वाली भूमि जो होती है, वो भी जो है क्या आती है, साझी संपदा में आती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण क्यों आवश्यक है, संक्षेप में लिखिए। तो वैश्वीकरण से दुनिया भर में अर्थव्यवस्था का विकास होता है। वैश्वीकरण से सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ता है। वैश्वीकरण से कंपनियों के बीच वित्तीय आदान प्रदान होता है। वैश्वीकरण से दुनिया के कई हिस्सों में सामान ज्यादा किफायती होता है और सुलभ हो जाता है। वैश्वीकरण से उत्पादकता में सुधार होता है। वैश्वीकरण से लिंग वेतन भेदन कम भेदभाव कम होता है। और वैश्वीकरण से महिलाओं को ज़्यादा अवसर मिलते हैं। तो यानी कि वैश्वीकरण क्यों आवश्यक है? और तो वैश्वीकरण आवश्यक इसलिए है क्योंकि वैश्वीकरण के कारण जो है दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं का विकास होता है। सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास भी होता है। यानी कि अपनी-अपनी संस्कृतियों का जो है आदान-प्रदान होता है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में वेस्टर्न कल्चर को अपनाया जा रहा है, और वेस्टर्न कल्चर में जो है हमारे इंडिया के कल्चर को अपनाया जा रहा है। यानी कि कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। आगे से में होता है कि कंपनियों के जो बीच में जो है वित्तीय आदान-प्रदान बढ़ता है। वित्तीय मतलब होता है पैसा, यानी कि पैसे का आदान-प्रदान होता है। और इसमें जो है कई जो है हिस्सों में जो है सामान ज़्यादा किफ़ायती और सुलभ हो जाता है। यानी कि किफ़ायती का मतलब होता है कि अच्छा, सुलभ मतलब कम पैसे में भी हो जाता है। और वैश्वीकरण से जो उत्पादकता में सुधार सुधार आता है। यानी कि जो उत्पादनकर्ता होता है, जो उत्पादक करता है, वो उत्पादन करता है वस्तुओं का, तो उसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा सुधार होता है। और वैश्वीकरण से लिंग वेतन विभेद का जो है वे भी कम हो जाता है। यानी कि लिंग विभेदन का मतलब है जो महिलाओं और पुरुषों का जो भेदभाव किया जाता है वेतन में, तो वो भी जो है वैश्वीकरण के कारण कम हो जाता है। और वैश्वीकरण से जो है महिलाओं को जो है ज़्यादा अवसर मिल जाते हैं, ताकि वो जो है नौकरियाँ कर सकें। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका उद्देश्य क्या था? यानी जैसे हम बोलते हैं बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो बीएसपी जो बसपा बोलते हैं हिंदी में, बीएसपी का गठन उच्च प्रोफाइल वाले का करिश्माई लोकप्रिय नेता काशीराम द्वारा 14 अप्रैल 1984 में किया गया था। इस पार्टी का राजनीतिक प्रतीक चिन्ह यानी कि चुनाव चिन्ह जो है वो है एक हाथी। 13वीं लोकसभा 1999 से 2004 में पार्टी के 14 सदस्य थे, और 14वीं लोकसभा में यह 17 सदस्य, और 15वीं लोकसभा में यह संख्या 21 थी। तो बहुजन समाज पार्टी की संस्थापक कौन थे? तो वो थे नेता थे काशीराम थे, जिनके द्वारा जो है 1984 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथी। और 13वीं लोकसभा चुनाव में जो है यानी कि 1999 से 2005 में जो है इस पार्टी में जो सिर्फ 14 सदस्य थे। 15वीं लोकसभा में जो है इसमें 17 सदस्य हुए, और 15वीं में जो है इसमें कितने हुए? 21 सदस्य हुए। 14वीं में 17 और 15वीं में 21, और इसमें 13वीं में 14 सदस्य थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1984 में हुई। किसने की? तो वो की थी काशीराम जी ने। और उच्च प्रोफाइल का मतलब इसमें है यानी कि जाने-माने नेता, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय नेता थे। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारत की परमाणु नीति क्या है? तो भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत है पहले इस्तेमाल ना करें, यानी नो फर्स्ट यूज़। यानी कि भारत का मानना है कि पहले भारत जो है किसी भी देश पर पहले से परमाणु हमला बिल्कुल भी नहीं करेगा। यदि कोई दूसरा देश भारत पर जो है परमाणु हमला करता है, तो भारत भी उसका जवाब देगा। लेकिन अगर कोई देश भारत पर परमाणु बम नहीं फेंकेगा, तो भारत भी उस पर जो है परमाणु हमला नहीं करेगा। ये जो है भारत की क्या है? परमाणु नीति है। तो इसका मतलब है कि भारत किसी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह देश भारत पर हमला ना करे। भारत की परमाणु नीति के मुताबिक भारत किसी भी गैर परमाणु संपन्न देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि भारत की परमाणु नीति है कि पहले से इस्तेमाल ना करें, यानी कि पहले से जो है भारत में परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नो फर्स्ट यूज। इसका मतलब होता है कि भारत जो है किसी भी देश पर पहले से परमाणु हमला नहीं करेगा, और वो जो है जब तक हमला नहीं करेगा तब तक कि भारत पर कोई दूसरा देश हमला ना करे। और दूसरी है इसमें में कि भारत जो है गैर परमाणु
जो देश हैं यानी कि जिन पर परमाणु हथियार नहीं है, उन पर जो है बिल्कुल भी परमाणु हथियारों का जो है इस्तेमाल नहीं करेगा। तो यही जो है भारत की परमाणु नीति है। और अगर भारत के खिलाफ या भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई रासायनिक, जैसे हम परमाणु बम या जैविक हमला होता है, तो भारत इसके जवाब में परमाणु हमले का विकल्प खुला रखेगा, यानी कि उस पर जो है परमाणु हथियार छोड़ देगा। यदि कोई भारतीय सेना पर या सुरक्षा बल पर जो है कोई भी हमला करता है, तो भारत जो है उसका जवाब जरूर देगा। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे? तो भारत में 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के पीछे सरकार ने कई कारण बताए थे, जिनमें इलाहाबाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एक फैसला है जिसने इंदिरा गांधी को चुनाव प्रसार यानी कि प्रचार अभियान में कचादा यानी कदाचार का दोषी करार दिया था। इस फैसले में कहा गया था कि चुनाव शून्य और अमान्य है और इंदिरा गांधी को अगले 6 सालों तक चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। तो यही जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने कुछ कारण बताए थे। तो अब जो है हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।